हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन संसाधन और विकास का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मृदा अपरदन और संरक्षण। इसके बाद क्लास 10th का चैप्टर 1 जियोग्राफी में कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो लास्ट टॉपिक है मृदा अपरदन और संरक्षण। इससे पहले अपने मृदाओं का वर्गीकरण वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिया है। संसाधन और विकास की माँ क्लासेस जो अपना यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में एक एक क्लास सब दी हुई है। तो आप अगर इस क्लास में नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो जरूर प्लेलिस्ट देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके बाद आपको निरंतर क्लासें मिलती रहेगी। ये क्लास आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि किसी को भी इस चीज़ का बेनिफिट हो सके। सामाजिक विषय जो होता है, सामाजिक विषय के अंतर्गत क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट कम होता है। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है, वो चीज़ समझाई नहीं जाती है। आप सामाजिक के अंदर भी इस प्रकार से नोट्स बनाकर पढ़ोगे तो आपको इस सब्जेक्ट के अंदर सोशल साइंस, ज्योग्राफी में भी इंटरेस्ट आएगा, पॉलिटिकल साइंस है तो भी इंटरेस्ट आएगा। हर टॉपिक, हर एक चीज़ नोट्स बनाकर पढ़ोगे तो हैंड रिटन नोट्स हो जाएंगे आपके पास। मृदा अपरदन और संरक्षण टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपके दिमाग में ये आती है कि मृदा अपरदन है क्या। वैसे पिछली क्लास में आपने देखा था कि वहां पे मृदा का अपरदन इसमें ज्यादा होता है, तो मैंने कहा था अपरदन अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। वहां पे एक बात देखी थी, मृदा का कटाव होता है। तो वही कटाव, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। बात आई समझ में आपको? मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा बोले तो मिट्टी, और उसका कटाव होना, बहाव होना मतलब वहां से आगे खिसकना, तो ये हो जाएगा प्रोसेस पूरा मृदा अपरदन। आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कोई एरिया है जो ये मिट्टी की, यहाँ पे बोल दिया कि ये कोई खेत है या फिर कोई भी जगह है। अब यहाँ से अगर इधर से कोई भी पानी, बारिश का हो सकता है, नदी नालों, किसी भी प्रोसेस से अगर पानी आ रहा है, मृदा अपरदन के लिए कोई बहुत सारी चीजें हो सकती है। केवल पानी की बात नहीं कर सकते अपन, हवा की भी बात कर सकते हैं। पवन है, वो भी मृदा अपरदन करती है। पेड़ पौधे काटते हो आप, उससे भी मृदा अपरदन होते हैं। बड़े बड़े जब आप वृक्ष काटते हो, इसलिए कहते हैं वृक्षारोपण करना चाहिए। तो ये जो पानी के साथ हो सकता है, पवन के साथ है, यानी आप समझ सकते हो जो रेत है या मिट्टी है, रेत या मिट्टी का क्या होना, एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण होना, दूसरी जगह स्थानांतरण, यही होगा। ट्रांसफर होगी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पर। तो आप अपनी भाषा में, एक सीधी लैंग्वेज में ये बात कह सकते हो, मृदा की कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। यहाँ पे ये बात हो जाएगी, जो रेत है, मिट्टी है, उसका एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होना, स्थानांतरण होना, ऐसा हो जाए। अब देखो क्या कारण होते हैं जब मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन के क्या कारण है? तो मृदा अपरदन का पहला कारण तो है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब ये होगा जो वृक्षों की कटाई होती है। इसीलिए वनोन्मूलन अपने कितना नुकसान है आज के समय में, जहाँ सबसे ज्यादा वनोन्मूलन का प्रभाव देखा जाता है। क्योंकि हर दिन लोगों के नए मकान बन रहे हैं, फैक्ट्रियां बन रही है, अलग अलग जगह पर बिल्डिंगें नई बन रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कूल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, तो वहां पे वृक्षों की कटाई हो रही है। फिर उसके बाद कह सकते हैं अति पशुचारण। जो चरवाहे होते हैं वो क्या करते हैं, पशु चराने के लिए जाते हैं, तब पूरा का पूरा वहां का मैदान साफ हो जाता है। यानी जो जहाँ पे पेड़ पौधे घास लगी हुई होती है वो एरिया पूरा साफ हो जाएगा। तो अति पशुचारण होगा, तब भी यही होगा। निर्माण बोले तो वही जो मैंने अभी कहा कि भाई मकान वगैरह, फैक्ट्री, इस चीज में जो भी बनती है, तो वहां पे क्या होगा, वृक्षों को काटेंगे, वो भी मृदा अपरदन के लिए कारण है। खनन, आप किसी भाई खनन के लिए जैसे खुदाई होती है, कोई खनिज वगैरह निकलता है, तो वहां पे क्या होगा, मिट्टी को खोदा जाएगा। जब मिट्टी को खोदोगे तो वो कितनी मजबूत थी मिट्टी, वहां से क्या हो जाएगी, वो पोली हो जाएगी। पोली बोले तो मतलब मुलायम हो जाएगी। अब देखो आगे क्या होगा, इसमें खनन के बाद भी मिट्टी का अपरदन होगा। पवन बोलो, यहाँ हवा, वायु, ये भी मृदा अपरदन के लिए प्रमुख है। प्राकृतिक रूप से है
पवन, नदी। जब नदी का पानी चलेगा, नदी बहेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो भी मिट्टी होगी वो मिट्टी को साथ में लेके जाएगी आगे। तो मिट्टी का कटाव होगा, यही मिट्टी का कटाव, बहाव। बहाव का मतलब यही होता है, कौन बहा के कौन लेके जाएगा, नदी लेके जाएगी। तो इस प्रकार से ये समझना है आपको। अब जब मिट्टी कटती है और मृदा अपरदन होता है, उसके अंतर्गत एक आपको शब्द मिलेगा, अवनलिकाएं बढ़ती है। क्या होता है अवनलिका? तो देखो, जब बहता जल मृदाओं का कटाव करके गहरी वाहिकाएं बनाता है, उसको कहते हैं अवनलिकाएं। तो देखो मैं आपको समझाता हूं। अवनलिका के अंतर्गत ये समझो, जैसे ये कोई नदी, ये नदी, अब ये नदी जो जा रही है, अब यहाँ पे प्रोसेस क्या है कि चलते चलते नदी के अंतर्गत जहाँ पे भी कोई जगह मिली तो वहां पे गड्ढे बना दिए बड़े बड़े ऐसे, और उसको भर दिया। उसके बाद आगे से आगे जा रही है। तो ये जो मृदा का कटाव होता है, गहरी वाहिकाएं बढ़ती है, तो वो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, अवनलिकाएं। हो सकता है आने वाले समय में जब ये साइड में से पानी कम हो जाए, परंतु वहां पे वो गड्ढे तो ऐसे कैसे बने रहेंगे, तो वो जमीन क्या होगी, वहां पे किसी भी प्रकार से खेती के लिए भी उपयोगी नहीं होगी और कोई दूसरे उपयोग में भी नहीं ले सकते। इसलिए उस भूमि को कहेंगे उत्कात भूमि। क्या कहेंगे, उत्कात भूमि, यानी बेड लैंड होगा। तो ये बेड लैंड कौन सा होगा, वह भूमि जहां पर खेती नहीं की जा सकती। खेती नहीं की जा सकती का मतलब यही है कि जुताई नहीं की जा सकती। आपकी बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंतर्गत जुताई नहीं की जा सकती। जिस जमीन को, जिस खेत को अपन जोत नहीं सकते, तो वहां पे क्या होगा, ऐसे इस वजह से नहीं जोत सके, यहाँ पे क्या होगा, खड्डे होंगे बड़े बड़े गहरे। ये एग्जाम्पल है चंबल बेसिन का, ठीक है। ये बीहड़ क्षेत्र है, चंबल बेसिन जो कोटा वाला क्षेत्र है, आपके राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो अपने क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कोटा, सवाई माधोपुर वाला, धौलपुर वाला एरिया जो भी है, तो ज्यादातर सबसे ज्यादा आपको याद रखना है कोटा। ये कोटा डिस्ट्रिक्ट याद रखना। नदी कौन सी, चंबल। चंबल बेसिन का मतलब हुआ कि जहां से चंबल नदी गुजरती है, वो एरिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो ये गड्ढे होते हैं, इसके अंदर चोर डाकू वो भी छुप कर रहते हैं। वहां से फिर कोई भी जब इधर से कोई निकलेगा तो वहां पे उनके ऊपर लूट मार करते हैं। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन के अंतर्गत ये समझना आपको, जो पवन अपरदन कैसे होता है, पवन बोलो या वायु बोलो। तो पवन अपरदन के अंतर्गत ये ध्यान रखना है कि नाम ही पवन अपरदन है, तो पवन के द्वारा यानी वायु द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ाकर ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। हम सभी राजस्थान के अंतर्गत रहते हैं और आपको पता होगा कि जो अप्रैल मई जून वाला महीना होता है, तो वहां पे आप देखते हो जून जुलाई के अंतर्गत जून में सबसे ज्यादा होता है। पवन अपरदन के अंतर्गत क्या होता है, आंधी तूफान चलते हैं, तो वहां से एक जगह से मिट्टी को उड़ाकर अगली जगह पर लेके जाते हैं। आपने आंधी तूफान देखा होगा, तो उसमें क्या होगा, ये काम किसका होता है, पवन का होता है। हवाई तो होती है जो अपने एक जगह से, जहां पे भी कोई रेत के टीले वगैरह होते हैं, क्या होते हैं, रेत के टीले, उस रेत के टीलों को वहां से रेत को उड़ा के अपने साथ लेके जाते हैं। तो समझ गए आप, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र, ढालू क्षेत्र का मतलब यही हुआ जो ढाल वाला क्षेत्र होता है, तो वहां से मिट्टी को आगे लेके जाते हैं हवा के द्वारा। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत ये बाड़मेर, जैसलमेर, जो भी बीकानेर वगैरह एरिया आ गया, ये सब इसमें आ जाएगा। अब मृदा अपरदन हो रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं, उसका मृदा का संरक्षण कैसे करेंगे, अपन कैसे रोकेंगे, हम सभी क्या कर सकते हैं जिससे मृदा अपरदन नहीं हो। तो ये पढ़ने के साथ साथ आपको अपने जीवन में भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से अपन ऐसा उपाय करें जिससे मृदा अपरदन कम हो जाए। तो संरक्षण में देखो, एक तो समोच्च जुताई, जो समोच्च जुताई पैटर्न को अपना कर खेती की जाए तो वहां से क्या होगा, मृदा संरक्षण को किया जा सकता है, यानी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अब देखो कैसे करना, तो ये जो नाम दिया हुआ है समोच्च जुताई, इसका मतलब ये है जो भी ढाल वाला क्षेत्र होता है, कौन सा, ढाल क्षेत्र होता है। ढाल का मतलब ये समझना कि जैसे यहां से ये कोई खेत है, अब ऊपर वाला ये भूमि ऐसे समझना कि यहाँ से तो है ऊंचाई और यहाँ है नीचाई, यानी इस टाइप का पूरा क्षेत्र कैसा है, इस टाइप का ढाल वाला क्षेत्र है। तो ये ढाल वाला क्षेत्र है, तो कभी भी इधर से खेत की जुताई ऐसे नहीं करनी, यानी खेत की जुताई अगर ऐसे करोगे तो यहाँ से जब बारिश वगैरह होगी तो ये पानी सीधा का सीधा नीचे आएगा, तो क्या करेगा, ऊपर वाली मिट्टी को नीचे लेके जाएगा। इसका मतलब ये बात हुई कि खेत की जुताई इस तरीके से करनी चाहिए, समांतर श्रेणी के अंतर्गत करनी चाहिए।
कौन सी श्रेणी में? समांतर श्रेणी। यानी खेत अगर पानी इस साइड से आ रहा है, अब नलिका है इस साइड से बनी हुई है, तो आप इस साइड से करोगे तो यहाँ पानी की गति को क्या होगा? कम किया जाएगा, गति को कम, यानी जो गति होगी वो कम हो जाएगी। अगर आप इधर ही है और आप भी ऐसे ही करोगे खेती, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ज्यादा मिट्टी का कटाव होगा। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाकर, अब जो ढाल वाली भूमि है उसके ऊपर दूसरा तरीका ये है कि सोपान बनाकर, अपन तो खेती, चलो भाई हम, आप बोलोगे सर हमें तो खेती नहीं करनी है, परंतु खेती आपको नहीं करनी है, अगर आप आपके परिवार में भी कोई खेती करता है तो इस प्रोसेस से आप उनको समझा सकते हो। ढाल वाली